प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको पुनः सचिवी पद्धति एवं कार्यालय उपकरण के अंतर्गत आज एक नया चैप्टर का शुभारंभ हम करेंगे। एक नए चैप्टर में हम आज आपको सचिव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि सचिव से क्या अभिप्राय है, सचिव में कौन कौन से गुण निहित होने चाहिए, सचिव की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, सचिव के अधिकार क्या है, सचिव के कर्तव्य और उनके दायित्वों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे और आपको सचिव के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। सचिव किस प्रकार से किसी संस्था के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, उसके दायित्व, उसके कर्तव्य क्या हैं, ये सब हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका एक थ्योरी का सब्जेक्ट है जिसको हम सभी लोग सचिवी पद्धति कार्यालय उपकरण सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं SPOA के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको इसमें सचिव के बारे में सचिव में आपको हम कंपनी सचिव के बारे में बताएंगे कि कंपनी सचिव क्या है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी से क्या आशय है, इसकी परिभाषा क्या है, किस तरीके से जब कंपनी अधिनियम एक्ट 1956 का 1 अप्रैल 1956 में शुभारंभ किया गया, पब्लिश किया गया कंपनी अधिनियम जो लॉ था, उसमें कंपनी सचिव के बारे में क्या क्या बताया गया, क्या नियम शर्तें उसमें अंकित की गई, उसको क्या अधिकार दिए गए, ये सब आपको इसमें जानने के लिए मिलेगा। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कंपनी सचिव कंपनी के अधिकारियों में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पद होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकारी होता है। इस के कंधों पर, कंपनी सचिव के कंधों पर कंपनी के बहुत सारे वर्क्स होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती है, जिसमें ये संचालक मंडल के अनुसार ये काम करता है। जो कंपनी को चलाने वाले संचालक लोग होते हैं उनके अनुसार ये काम करता है, अर्थात ये संचालकों को रिपोर्ट करता है, इसकी लायबिलिटीज होती है संचालकों के प्रति। यह कार्य देखता है संस्था में जितने भी अंशधारी हैं उन अंशधारियों के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी सचिव साथ ही साथ ऋणपत्रधारियों के प्रति जिम्मेदार होता है। देखता है कि हमारी संस्था में किस तरीके से हम डिबेंचर्स होल्डर्स को अपनी तरफ आकर्षित करें, उनसे पैसे को हम कलेक्ट करें। प्रयास करता है कि किस तरीके से हम अंशधारियों को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करें, पूरा ये ब्यौरा देखता है। कह सकते हैं कि कंपनी से के निर्माण से लेकर के, कंपनी के आप कह सकते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे जितने क्रियाकलाप इसमें देखे जाते हैं, चाहे वो जितने लीगल वर्क होते हैं, वैधानिक कार्य होते हैं,
वो सारे कंपनी सचिव के द्वारा वहाँ पर देखे जाते हैं। जन्म से कंपनी के जन्म से अभिप्राय ये है कि जब कंपनी स्टार्ट की जाती है तब से ही कंपनी सचिव का कार्य है वो स्टार्ट हो जाता है। उस समय जो हमारे कंपनी के प्रवर्तक होते हैं उनके द्वारा कंपनी सचिव की नियुक्ति की जाती है और इसके द्वारा कंपनी के समस्त जितने भी उसके कंपनी के निर्माण से संबंधित समामेलन से संबंधित दस्तावेज होते हैं वो सब कंपनी सचिव के द्वारा बनाए जाते हैं। उन पर नज़र रखी जाती है कि कौन सी चीज़ इसमें ऐड करनी है, कौन सी हटानी है, कौन सी इंक्लूड करनी है। तो कंपनी सचिव एक बहुत ही जिम्मेदार पद है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है एक संस्था के लिए। तो आज हम इसी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इसमें आपने देखा कि कंपनी सचिव शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, दो शब्द हैं, एक तो कंपनी और दूसरा सचिव, ठीक है। तो आप इसमें इसके बारे में कह सकते हैं कि किसी कंपनी में नियुक्त व्यक्ति जो उस पद से के लिए निर्धारित योग्यताओं को धारित करता है, इसके पास उसकी अर्हता है, तो उसको सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। किसी कंपनी का वह पद जो उस पद के योग्यता रखने वाले व्यक्ति को सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी आपकी निजी कंपनी भी हो सकती है और आपकी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, सरकारी कंपनी भी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको हमने एक ही बार में बता दिया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पद होता है और इसके बाद जितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो सब अहम जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए इसके बारे में जब कंपनी अधिनियम 1956 तैयार किया गया तो उसमें कंपनी सचिव के बारे में विस्तार से बताया गया कि कंपनी सचिव कैसा होना चाहिए, कौन कौन से उसको शक्तियाँ दी गई, अधिकार दिए गए, उसका कार्य क्षेत्र दायरा क्या है, किस तरीके से उसको वर्क कर रहा है, ये सब इसमें कंपनी अधिनियम 1956 में बताया गया था। और ये अधिनियम 1 अप्रैल 1956 को ये जारी किया गया था। तो इसमें एक सचिव की डेफिनेशन दी गई है, इसको परिभाषित किया गया है इसमें सचिव को, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक सेक्शन है इसमें आपको बताया गया है भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 में सचिव के बारे में बताया गया है कि सचिव क्या होता है, उसके आशय क्या है, ये बताया गया है कि सचिव का आशय, आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ में इसको पढ़िएगा क्योंकि आप जिस ब्रांच में पढ़ रहे हैं उसमें आपको सचिव पद्धति के बारे में बताया जाता है, सचिव के बारे में बताया जाता है। आप किसी कंपनी में किसी कार्यालय में काम करेंगे क्योंकि आपकी ब्रांच ही ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पर कंपनी सचिव के अधिकार क्षेत्र के बारे में पता होना बहुत ही लाजमी है। तो आप लोग इसके बारे में भी जानकारी
इसमें बताया गया है कि सचिव का आशय उस व्यक्ति फर्म या समामेलित संस्था से है, संस्था से है जो ऐसे कर्तव्यों को जो एक अधिनियम के अंतर्गत सचिव के द्वारा किया जाता है एवं अन्य शुद्ध कार्यालयी तथा प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। ये आपको एक भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद 45 में ये वर्णित किया गया है। जो अनुच्छेद ये आपका 1 अप्रैल 1956 1 अप्रैल 1956 को जारी किया गया था। तो उसमें ये बताया गया था कि जो सचिव है वो कैसा होना चाहिए और उसको क्या अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, ये सब इसमें अंकित किया गया है। परिभाषा के रूप में बताया गया था कि सचिव का आशय उस व्यक्ति, फर्म या समामेलित संस्था है ना। मतलब सचिव जो है वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है और या फिर समामेलित संस्था कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी वो भी हो सकती है से है जो ऐसे कर्तव्यों को, ऐसे कर्तव्य जो कर्तव्य भारतीय कंपनी अधिनियम में दिए गए हैं, कर्तव्यों को एक अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम का मतलब वैधानिक तरीके से जो काम करे, अधिनियम के अंतर्गत जो लॉ बनाए गए हैं उस लॉ के अंतर्गत ही काम करना है, उसके बाहर जाकर के जो काम ना करे, है ना। जो कर्तव्यों को एक सीमा में रहते हुए जो लॉ के रूल्स हैं उस रूल के अंतर्गत रहते हुए सचिव के द्वारा किया जाता है। तो वो चाहे वो फर्म हो चाहे वो, तो आपने देखा कि अगर कोई सचिव वैधानिक तरीके से काम कर रहा है, एक लिमिट्स में जो रूल्स दिए हुए हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, तो उसको आप सचिव कह सकते हैं। तथा साथ ही साथ उसको कंपनी के जितने भी शुद्ध कार्यालयीय कार्य होंगे, शुद्ध से आप कह सकते हैं जिनकी वैल्यू होती है, अर्थात आप कह सकते हैं जो मुख्य कार्य होते हैं, मेन कार्य होते हैं, जिनको यदि आप समय से नहीं कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपके कंपनी पर पेनल्टी लग सकती है, जैसे संस्था में इनकम टैक्स संबंधी कार्य हैं, अगर आपने उनको समय से पूरा नहीं किया है तो वो आपके मुख्य कार्य के अंतर्गत आ सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है, तो अगर
तो ये सब कार्यालय के हमारे मुख्य कार्य होते हैं, तो ये सब उनको देखना है। साथ ही साथ उनको जितने प्रशासकीय कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं हमारे संस्था में, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके ऊपर का अधिकारी होता है, अनुशासन बना करके रखना, उनको ठीक तरीके से मैनेज करना, सभी को समान कार्य का वितरण करना, ये सब इसका कार्य होता है। तो प्रशासकीय कार्य के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसको आप सचिव के रूप में आप उसको कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एक सचिव है। तो क्या आपको इसमें बताया गया, आपको इसका सार पता चला कि सचिव जो है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई जो आपकी समावेशी संस्था अर्थात कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी सचिव हो सकती है। लेकिन उसको वो सचिव आप कब मानेंगे, जब वह समस्त अपनी ड्यूटीज को एक सीमा, एक नियम कानून के अंतर्गत रह करके जो कार्य करता है, और साथ ही साथ जो कार्यालय के जो मुख्य कार्य हैं उनको और प्रशासकीय कार्यों को साथ ही साथ में करने के लिए जो नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति संस्था फर्म आपकी सचिव हो सकती है, सचिव के रूप में वो जानी जा सकती है। तो आपने इस डेफिनेशंस को समझने का प्रयास किया, उसको नोट जरूर कर लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको रेफरेंस के रूप में जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करेगा उस पर इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो इसको जरूर आप नोट करके रखेंगे। इसी के साथ में हमने आपको ये प्रारंभ में ही बताया था कि जब भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में ये पब्लिश हुआ था ये लॉ, तो इस लॉ में कुछ कमियां थी जो आज आपको बताई जाएंगी, आपको वो भी जानना है। साथ ही साथ तो उपरोक्त परिभाषा जो आपने देखी है, उस परिभाषा का यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति फर्म या समावेशी संस्था किसी कंपनी के सचिव के पद पर नियुक्त हो सकती है। पहली बात ये हमने आपको भी 3-4 बार इसमें रिमाइंड करके आपको बताया। उसके पश्चात इसमें एक दूसरी बात आपको ये भी जानना है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी सचिव की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यह उसमें बिल्कुल भी वर्णन नहीं किया गया है, बिल्कुल भी योग्यताएं निर्धारित नहीं है ना। तो इसमें कौन कौन सी दो बातें आपने देखी जो कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम में नहीं है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में नहीं है। वो कौन कौन सी नहीं थी पहले, कि उसमें कुछ ऐसा प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति है वो एक से अधिक कंपनियों का सचिव, कंपनी सचिव बन सकता था। कोई फर्म संस्था है वो भी दूसरी कंपनी के कंपनी सचिव के पद पर कार्य कर सकती थी। तो इसमें इन दो के संबंध में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पहला कि कोई भी व्यक्ति फर्म या समावेशित संस्था किसी अन्य संस्था की सचिव के पद पर नियुक्ति
की जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति, फर्म या सम्मिलित संस्था किसी अन्य संस्था के सचिव के किसी अन्य संस्था के सचिव के पद पर नियुक्ति की जा सकती थी। ठीक है, एक तो ये इसमें कमी थी कि अगर एक व्यक्ति है तो वो कई कंपनियों के सचिव के पद पर वो कार्य कर सकता था। 3 कंपनियां 4 कंपनियों में भी वो सचिव के पद पर रह सकता था, है ना। फर्म, कोई फर्म हो या सम्मिलित संस्था, कोई सोसाइटी है तो वो आपकी कॉर्पोरेट बॉडी है, तो वो जैसे हमारी कोई कंपनी है पहले से और हम कंपनी जो है वो दूसरी हमारी कंपनी है, तो दोनों के जो सचिव हैं वो एक ही हो सकते थे। ये यहाँ पर कहने का मतलब है, कंपनियां तो 2 हैं, सचिव एक हो सकता है, क्योंकि इसका सचिव और उसका सचिव एक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सचिव के पद पर नियुक्ति की जा सकती थी। दूसरा इसमें कमी ये थी कि इस अधिनियम में कंपनी सचिव की नियुक्ति के संबंध में कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं। इसमें नियुक्ति के संबंध में कोई भी योग्यताएं निर्धारित नहीं थी। ठीक है, नहीं है, तो उस ये 2 कमियां इसमें थी। तो जब नियुक्ति के संबंध में कोई योग्यता ही निर्धारित नहीं थी, तो कोई भी व्यक्ति को कंपनी सचिव के पद पर बिठा दिया जाता था। अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं है और उसको कंपनी सचिव जैसे जिम्मेदार पद पर बिठा दिया जाए तो वो उसका मिसयूज करता है, उसको अच्छी तरीके से कंपनी को हैंडल नहीं कर पाता है। तो ये जब आभास किया गया कि ये कमियां इस अधिनियम में है, तो इसके पश्चात कंपनी संशोधन अधिनियम 1974 पारित हुआ और उसमें जो 1956 अधिनियम था, भारतीय कंपनी अधिनियम, उसमें संशोधन किया गया। और फिर जो नया संशोधन हमारे सामने आया है उसमें बताया गया कंपनी के बारे में कि जो ये सचिव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम, और वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं संशोधित या संशोधन। ठीक है, 1974 की धारा 2 के अनुच्छेद 45 के अनुसार 45 के अनुसार क्या बताया गया कि सचिव क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें 2 भी है, सेम वही है 45 और सिर्फ आपका इस 1974 हो गया। तो 1974 में तक जब ये संशोधन पारित किया गया तो धाराएं एक अनुच्छेद सब वही रहता है, संशोधन उसमें नया करके ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो
तो इसमें बताया गया कि कंपनी सचिव क्या होना चाहिए। जरा आप लोग देखिएगा कि सचिव का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है, ऐसे व्यक्ति से है जो निर्धारित योग्यता रखता है, तथा जो ऐसे कर्तव्यों जो अधिनियम के अंतर्गत सचिव द्वारा किए जाते हैं। तथा अन्य कार्यालयी एवं प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये जो संशोधन इसमें किया गया था 1974 में धारा 2 के अनुच्छेद 45 में, तो इसमें क्या किया गया, इसमें योग्यताएं जो सचिव की होनी चाहिए, किसी पद पर, कंपनी सचिव के पद पर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जब तभी आप उस पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। तो वो अधिनियम इसमें जोड़ दिया गया, वो योग्यताएं इसमें जोड़ दी गई। ऐसे व्यक्ति से है, कंपनी सचिव का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो निर्धारित योग्यता रखता है। अब देखो कौन सी निर्धारित योग्यता, तो वो योग्यताओं की सूची आपको भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 जब आप पढ़ेंगे धारा 2 के अनुच्छेद 45 के बाद आपको उसमें, तो वो आपको योग्यताएं मिल जाएंगी और उन योग्यताओं के बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा भी करेंगे। तो निर्धारित योग्यताएं रखता है तथा जो ऐसे कर्तव्यों को जो अधिनियम के अंतर्गत सचिव द्वारा किए जाते हैं तथा अन्य कार्यालयी एवं प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसको आप सचिव के नाम से परिभाषित कर सकते हैं। सचिव के रूप में उसको अपने कंपनी में स्थान उसको आप दे सकते हैं। तो आपने देखा कि संशोधन करके इसमें कौन कौन से तथ्यों को ऐड किया गया है। तो एक तो आपने देखा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत
कि यहाँ पर प्रारंभ में जब आप इसको रीड करते थे, जब हमने आपको पहले बताया, तो आपको बताया गया था कि सचिव का अर्थ ऐसे व्यक्ति, जब आपने 1956 की बात की थी, हमने आपको बताया था, तब उसमें था ऐसे व्यक्ति फर्म या समामेलित संस्था से है, लेकिन इसमें क्या बताया गया, ऐसे व्यक्ति से है। अर्थात कंपनी सचिव, अर्थात सचिव को के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को ही आप नियुक्त कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी फर्म या फिर कॉर्पोरेट बॉडी को आप सचिव के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें ऐड किया गया है। एक तो ये नंबर 1 कि सचिव सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति होगा। दूसरा, उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। वो योग्यताएं अगर उसके पास में है तभी वो सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो आपने ये जानने का प्रयास किया। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इससे जब आप उसको थोड़ा सा मिलान करेंगे, दोनों में डिफरेंस करेंगे, कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 1974, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि क्या संशोधन इसमें किया गया था। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि संशोधन इसमें क्या किया गया। ठीक है, तो इसमें जब ये पारित हो गया 1974, तो उसमें ये बता दिया गया कि संशोधन के उपरांत ये बताया गया कि सचिव के पद पर केवल एक व्यक्ति ही है जो निर्धारित योग्यताएं रखता है, उसी को सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। केवल एक व्यक्ति होना चाहिए और निर्धारित योग्यताएं को रखता हो। कोई फर्म या आपकी समामेलित संस्था उपरोक्त संशोधन जो ये पारित किया गया था 1974, इसके बाद में सचिव कंपनी की सचिव नियुक्ति के रूप में उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कंपनी में सचिव के रूप में उसको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो पहला क्या इसमें है, इसमें बताया गया कि कंपनी अधिनियम उन्नीस सौ 74 के उपरांत केवल एक व्यक्ति को ही जो अधिनियम में वर्णित योग्यताओं को रखता है कंपनी में सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया कि किसी भी फर्म या समामेलित
संस्था को अधिनियम 1974 के उपरांत किसी भी अन्य संस्था के सचिव के पद के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको इसमें बताई गई है। निर्धारित योग्यताएं वो रखता हो और वो एक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा कि कोई फर्म या सामान्य संस्था, कोई कॉरपोरेट जो बॉडी है उसको सचिव के रूप में किसी भी अन्य संस्था का अधिनियम 1974 के पारित होने के पश्चात कंपनी में सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ सचिव की महत्ता को और प्रबल करने के लिए, इसको और बल देने के लिए अधिनियम 1974 की धारा 388 बा के अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया, एक और व्यवस्था की गई। उसमें यह भी बताया गया कि ऐसी कंपनी जिनकी कुल चुकता पूंजी 25 लाख रुपए है या उससे अधिक है, 25 लाख रुपए है या उससे अधिक है, संस्था चाहे आपकी निजी संस्था हो और चाहे आपकी सार्वजनिक संस्था हो, में निर्धारित योग्यता प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक सचिव का रखना इसमें अनिवार्य किया गया। क्या इसमें संशोधन किया गया? कौन से एक्ट में? कंपनी अधिनियम 1974 के धारा 388 के अंतर 388 बा के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि ऐसी कंपनियां जिनकी कुल चुकता पूंजी 25 लाख रुपए या उससे अधिक है, उनको अपनी संस्था में निर्धारित योग्यता रखने वाले एक सचिव को नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जिन कंपनियों में केवल 2 संचालक हैं, कंपनियों को 2 संचालक लोग उसे चला रहे हैं, उनमें जिनमें 2 संचालक हैं तो उनमें कोई भी संचालक कंपनी का सचिव के पद के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है, भले ही वह व्यक्ति सचिव की योग्यताएं क्यों ना रखता हो। ठीक है, सचिव की योग्यताएं वो क्यों ना रखता हो, यह भी इसमें स्पष्ट किया है। क्या बताया गया? भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 की धारा 388 बा के अंतर्गत
यह व्यवस्था की गई कि ऐसी कंपनियां जिनकी कुल चुकता पूंजी, जिनकी कुल पेड कैपिटल 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए है या अधिक है, या अधिक है, चाहे कंपनी आपकी निजी हो या फिर सार्वजनिक, या फिर सार्वजनिक, एक ऐसे सचिव एक ऐसे व्यक्ति को सचिव के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है, जो सचिव पद की निर्धारित योग्यताएं रखता है। ये प्रावधान किया गया 1974 की धारा 388 बा के अंतर्गत। उसके पश्चात एक दूसरा नियम इसमें बताया गया कि यदि किसी कंपनी में 2 संचालक हैं, यदि किसी कंपनी में 2 संचालक हैं, तो उनमें से एक को भी, तो उनमें से किसी को भी सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता
नियुक्त नहीं किया जा सकता भले ही वे निर्धारित योग्यता रखते हैं। भले ही वो निर्धारित योग्यता रखते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अगर संचालक हैं इसमें दो, तो वो बिल्कुल भी कंपनी के सचिव के रूप में कार्य नहीं करेंगे। वो चाहे कि सारी पावर हमारे हाथों में आ जाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और उसके पश्चात वो जैसी मनमानी चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कि वो संचालक सचिव के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके उपरांत संशोधन कंपनी अधिनियम 1974 में यह भी बताया गया कि जब यह अधिनियम लागू हो जाएगा, उसके पश्चात यदि कोई फर्म या समामेलित संस्था किसी कंपनी के सचिव के पद पर कार्यरत थी, तो उसको इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के अंदर सचिव पद छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे पहले 1956 था, उसमें कोई समामेलित संस्था या फर्म दूसरी संस्था के कंपनी सचिव के रूप में कार्य कर सकती थी। लेकिन जैसे ही 1974 लागू होगा, तो यदि कोई कंपनी सचिव के पद पर दूसरी कंपनी में कार्यरत है, तो उसके 6 माह के अंदर उसको सचिव का पद जो है वो उसे उसका त्याग करना होगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक संस्था का कंपनी सचिव के पद पर कार्यरत है, तो उसको यह भी उसे सुनिश्चित 6 माह के अंतर्गत उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उन कंपनियों में से किस कंपनी के सचिव के पद पर कार्य करेगा। यह भी इसके अंदर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 के अंतर्गत की गई हैं। एक तो आपने देखा कि सचिव की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। ऐसी संस्थाएं जिनकी जो पेड कैपिटल है वो 25 लाख से अधिक है। दूसरा कि संचालक को कभी भी सचिव के पद पर कंपनी में नियुक्ति नहीं मिल सकती है। दूसरा ये बताया गया इसमें कि कोई अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी के सचिव के पद पर कार्यरत है, तो जैसे ही कंपनी अधिनियम 1974 लागू होगा, उसको 6 माह के अंदर सचिव के पद को छोड़ना होगा। सचिव का पद छोड़ना होगा। और इसमें नेक्स्ट बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भी एक से अधिक कंपनियों का सचिव है, तो उसको भी यह निश्चित करना होगा कि वह कौन सी कंपनी के सचिव के पद पर कार्य करेगा। यदि वो 25 लाख वाली कंपनी जिसकी कैपिटल पूरी 25 लाख से अधिक है, उस कंपनी के सचिव के पद पर कार्य करना चाहता है, या कौन सी कंपनी के सचिव के पद पर कार्य करना होगा, किसी एक कंपनी का
का चयन करना होगा। ठीक है, किसी एक कंपनी का उसको चयन करना पड़ेगा। तो आज हमने जो ये बताया कि कंपनी में जो सचिव का पद होता है, इसको कंपनी सचिव के नाम से जानते हैं, उसके लिए कौन कौन से भारतीय कंपनी ने 1974 में क्या क्या डिफिनेशंस दी हुई थी, और उसकी नियुक्ति के बारे में, के बाद में कैसे कैसे उसमें योग्यताओं को ऐड किया गया, किस तरीके से कंपनियों को हटाया गया, एक से अधिक व्यक्ति को कंपनी सचिव के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता है, किसी फर्म या संस्था को किस तरीके से सचिव के पद पर तैनात नहीं किया जा सकता है, इत्यादि के बारे में आज आपको इस टॉपिक में, इस क्लास में आपको सीखने को मिला है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी और आप आगे भी इसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको अपने नोट्स के रूप में अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे और उनका अध्ययन करते रहेंगे, क्योंकि बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। तो ये पढ़ना एक अच्छी हैबिट होती है। आप अच्छी तरीके से पढ़ें, मेहनत करें, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, यही हम आशा करते हैं और शुभकामनाएँ भी हमारी आपके साथ में हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल एक नई क्लास के रूप में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।